Good morning, class. Our subject is SST, chapter number 9, टॉपिक रीजनल कल्चर्स। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनल कल्चर्स के बारे में कि रीजनल कल्चर्स क्या होते हैं। रीजनल कल्चर, रीजन मीन्स क्षेत्रीय और कल्चर मीन्स संस्कृति। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी संस्कृति के बारे में कि रीजनल कल्चर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल्चर जो है हर एक सोसाइटी का अलग अलग होता है। कल्चर क्या होता है? कल्चर मीन्स द बिलीव्स, वे ऑफ लाइफ, आर्ट एंड कस्टम्स दैट आर शेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय पीपल इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के जो बिलीव्स होते हैं, वे ऑफ लाइफ होता है, लाइफस्टाइल होता है, जो आर्ट होते हैं एंड कस्टम्स होते हैं उनके, वो क्या होते हैं? कल्चर। In the medieval period, a great diversity emerged in Indian culture, which acted as a positive point in the development of the art, architecture and literature. Medieval period में इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई, इमर्ज्ड हुई जो इंडियन कल्चर में, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स कैसे कैसे हुए हैं। जो ब्रिटिश थे वो सबसे पहले समझते थे कि जो राजस्थान है वो राजपूताना के अंडर है और राजपूताना का एरिया उसमें भरा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था, ये बिल्कुल भी रियल नहीं था, क्योंकि राजपूत जो थे वो सिर्फ हवेलीज में रहते थे और दे वर मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अदर कास्ट कैटेगरीज और ट्राइब्स। वहाँ पे अलग कास्ट के और अलग ट्राइब के लोग भी रहते थे जो कि राजस्थान में रहते थे। हाउएवर द राजपूत्स आर ऑफन रिकग्नाइज्ड आर कंट्रीब्यूटर्स टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। राजपूत थे वो सिर्फ कल्चर को कंट्रीब्यूट कर रहे थे राजस्थान में। कल्चर डेवलपमेंट इन ईस्टर्न बंगाल। अब कल्चर डेवलपमेंट जो है ईस्टर्न बंगाल में कैसे हुई? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम वेस्टर्न बंगाल। बहुत सारे लोग जो है वेस्टर्न बंगाल से ईस्टर्न बंगाल में आए एंड सेटल डाउन द फॉरेस्टेड एंड मार्शी लैंड्स ऑफ द साउदर्न ईस्टर्न बंगाल। और फॉरेस्टेड लैंड में रहने लगे और जो भी खाली जगह थी वहाँ पर रहने लगे। अंडर मान सिंह ईस्ट बंगाल वॉज बॉट अंडर द मुगल कंट्रोल एंड ढाका वॉज मेड द कैपिटल। तो वेस्ट बंगाल की उस वक्त ईस्टर्न बंगाल की जो कैपिटल थी वो ढाका थी। मान सिंह ने जो है प्रमोट किया ईस्ट बंगाल को और उसको इंकरेज किया, जो न्यूली माइग्रेटेड लोग वहाँ पर आके रह रहे थे, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया और वहाँ पे उनको रहने की जगह दी और राइस कल्टीवेशन के लिए उनको लैंड दिया। Gradually local communities and fishermen and other tribals merged with the new communities। और जो वहाँ पे पहले के लोग रहते थे, जो पहले की ट्राइब थी वहाँ पे, वो मर्ज हो गए जो न्यू कम्युनिटीज़ वहाँ पर आई थी। और वहाँ पे ऑफिशियली फंक्शन किए गए कुछ लैंड को और वहाँ पे मॉस्क्यूज बनाए गए, बहुत सारे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के इस जगहों में होने लगा। तो पीपल रेफर्स टू देम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज peers। Their shrines become centers of new cultural development, often termed historians and acculturation। वहाँ पर जो भी नई डेवलपमेंट हुई वो वहाँ पर प्रेफर कर रही थी नए कल्चर के लिए और नए लोगों को पुराने लोगों में मर्ज करने के लिए। नेक्स्ट है कल्चर डेवलपमेंट इन उड़ीसा। अब उड़ीसा में कैसे कल्चर डेवलपमेंट हुआ? उड़ीसा इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया डिस्टिंक्ट रिलीजियस tradition importance and distinct identity। The culture of Jagannath at Puri in Odisha is one such example। जगन्नाथ एट पुरी जो है उड़ीसा में, वो एक एग्जाम्पल है इसकी कि कल्चर डेवलपमेंट उड़ीसा में कैसे हुआ। जगन्नाथ वाज ओरिजिनली ए लोकल कल्चर एंड इवन टुडे द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी। तो वहाँ पे जो लोगों ने इमेज बनाई है वो ये है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो एक अच्छी एग्जाम्पल है किसकी? कल्चर डेवलपमेंट इन उड़ीसा। दिस सजेस्ट्स दैट द डाइटी वाज ओरिजिनली ए लोकल गॉड। जो वहाँ के लोकल गॉड है वो वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। इट वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। उसको बाद में जब पता चला तो उसको विष्णु के साथ कंपेयर किया गया एंड इमर्ज्ड एज द सेंट्रल कल्चर इन उड़ीसा। और उसको इमर्ज किया गया सेंट्रल कल्चर इन उड़ीसा में। इन द 12th century अवंतवर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी डिसाइडेड टू बिल्ड ए टेम्पल ऑफ पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी। फिर लास्ट में वहाँ पे बना पुरुषोत्तमा जगन्नाथ का टेम्पल। सब्सिक्वेंटली द लेटर रूलर्स रीजन प्रोक्लेम्ड देमसेल्व्स विद द डाइटी द डिप्यूटी ऑफ गॉड। लास्ट में जो वहाँ पे वो क्लेम करने लगे उस टेम्पल के लिए। इवन टुडे द जगन्नाथ रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल
उड़ीसा विद सच प्राइड एंड फैनफेयर। और वहाँ पर जो लोग लोकल लोग रहते हैं वो वहाँ पे यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं जगन्नाथ टेम्पल से। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद अराइवल ऑफ मुस्लिम। अब जो मुस्लिम्स थे उनके अराइवल के साथ क्या हुआ कि बहुत सारी चेंजेस आई। जैसे विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम पेरिसियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नोबेलिटी। पेरिसियन लैंग्वेज जो है वहाँ पर आई। पेरिसियन बिकेम द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज, और जो पेरिसियन थी वो ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बन गई अंडर द मुगल्स। पेरिशियन वर्क अंडर द मुगल्स। जो पेरिशियन थे वो किसके अंडर वर्क करते थे? मुगल्स के अंदर। वॉज लार्जली कन्फाइंड टू रिलीजियस सब्जेक्ट, और ये बाद में क्या बन गया? रिलीजियस सब्जेक्ट। दो ए फ्यू पोएट्स कंपोज वर्सेस इन अरेबिक पोएट्री। और कुछ जो पोएट्स थे वो अरेबिक पोएट्री भी करते थे एट द सेम टाइम, उसी वक्त। इन वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी ट्रेडिशन इमर्ज, और वहाँ पर आकर ये ट्रेडिशन जो है इमर्ज हो गया। अब है हिंदी। हिंदी लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट हुई है बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी। इट डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत, और ये डेवलप हुई है संस्कृत लैंग्वेज से, जिसको अभ्रंशा लैंग्वेज बोलते हैं मेडिवल पीरियड में। इसकी फर्स्ट स्टेज जो है हिंदी लिटरेचर की वो उसको बोला जाता है आदिकाल, और ये 1206 1206 और 1318 was the richest period in the history of हिंदी लिटरेचर। ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पीरियड माना जाता है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज में, आदिकाल। मेजर कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय द निर्गुणा एंड सगुना। इसमें निर्गुणा और सगुना के जो पोइट्स थे उनका मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अब इसकी सेकंड स्टेज जो है वो भक्ति काल है। थर्ड स्टेज इसकी है रीतिकाल, एंड इट्स कवर्ड द पीरियड 1643 to 1850 एंड वॉज एसेंशियली सेकुलर, और ये बिल्कुल सेकुलर थी। द इम्पॉर्टेंट पोइट्स ऑफ दिस पीरियड वर, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोइट्स थे वो कौन कौन से? केशव दास थे, चिंतामणि थे और बिहारी थे। अब है उर्दू। उर्दू गॉट डेवलप्ड एज ए फ्यूजन ऑफ पेरिशियन। उर्दू डेवलप कैसे हुई? एज ए फ्यूजन ऑफ पेरिशियन से एंड हिंदी लैंग्वेज से। इट बिगन फ्रॉम द मिलिट्री कैंप्स एंड अलाउद्दीन खिलजी दैट डेक्कन वाज द क्रेडल ऑफ उर्दू and the language flourished first of the kingdoms Vijpur and Golconda. The earliest available work, Dakni Urdu, is a mystical prose treatise Mirajul Ashkin by Sant Kesudaraj. ये अर्ली 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि उर्दू जब यहाँ पर आई तो इसको सपोर्ट मिला हिंदी लैंग्वेज से एंड पेरिशियन लैंग्वेज से, और इसको मिलिट्री कैंप में कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। उर्दू अराइव्ड इन नॉर्थ इंडिया इन ए मोर डेवलप्ड। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत डेवलप्ड हुई फ्रॉम ड्यूरिंग ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई। उसके बाद है असमीज़। असमीज़ लाइक बंगाल, असमीज़ लिटरेचर आल्सो डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू भक्ति मूवमेंट। इट वाज शंकरदेवा हु अनशेयर्ड इन वैष्णविज्म एंड बीइंग ए गुड पोएट। अब असमीज़ बंगाल की तरह असमीज़ भी लिटरेचर में आई, और इट वाज शंकर देवा हु अनशेयर्ड इन वैष्णविज्म एंड बीइंग ए गुड पोएट। जो वैष्णविज्म थे वो एक अच्छे पोएट थे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस इनटू असमीज़ ए रिच क्रॉप ऑफ पोएट्री। उन्होंने असमीज़ को एक रिच क्रॉप ऑफ पोएट्री भी माना। ही वाज फॉलोड बाय हिज डिसिपल्स माधव देवा, whose principal work was mainly the Bhakti Ratnavali dealing with the different aspects of Bhakti। भक्ति रत्नावली में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया माधव देवा ने। और इसके राइटर्स, असमीज़ राइटर्स जो हैं वो हैं गोपाल चंद्र दिवाजा रोड द स्टोरी ऑफ कृष्णा। जो गोपाल चंद्र हैं उन्होंने कृष्णा की स्टोरी लिखी, स्टोरी बताई है भगवद गीता एंड विष्णु पुराण में। असमीज़ प्रोज डेवलप्ड मेनली थ्रू द कंप्लेशंस एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स नॉन एज बुरंजीज। जो असमीज़ प्रोज है वो उनको ज़्यादातर बोला जाता है बुरंजीज। अब है उड़िया लैंग्वेज। ऑल्दो उड़िया ओरिजिनेटेड इन द 8th सेंचुरी ऑल्दो उड़िया जो है वो ओरिजिनेट हुई 8th सेंचुरी में। मेजर वर्क्स इन द लैंग्वेज अपीयर्ड ओनली द 13th and 14th सेंचुरी। इस लैंग्वेज में जो मेजर वर्क हुआ है वो है 13th और 14th सेंचुरी में। इम्पोर्टेंट उड़िया राइटर्स। अब जो उड़िया के इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं?
सलदसा, बलराम दासा and Jagannath Dasa. The Bhakti movement in the Chaitanya and Vaishnava poets made a lasting and influence of उड़िया लिटरेचर। तो इसके ये इम्पॉर्टेंट पोएट्स हैं, ये अपने राइटर्स हैं, ये आपने करने हैं। देन